नमस्कार, एक नई सुबह के साथ मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो नया सवेरा। अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया के हाल, साथ ही साथ आपको लिए चलेंगे राजधानी में किस तरह का है चुनावी हाल, वो आपको बताएंगे कि आज देवभूमि में किस तरह से बहुत कुछ होने वाला है बदलाव। आपको खबरों के माध्यम से लिए चलेंगे महाकुंभ की नगरी प्रयागराज। बहुत कुछ रहने वाला है इस खास शो में, तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में आज से लागू होगी समान नागरिक संहिता। मुख्यमंत्री धामी आज लॉन्च करेंगे यूसीसी का पोर्टल। दिल्ली चुनाव के लिए प्रचार तेज। भाजपा, आप और कांग्रेस के नेताओं की जनसभाएं आज जारी करेगी घोषणा पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को करेंगे संबोधित। नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में है रैली। महाकुंभ में धर्म संसद आज। गृह मंत्री अमित शाह आज संगम में लगाएंगे डुबकी। मौनी अमावस्या के लिए तैयारियां जोरों पर। ट्रंप ने कोलंबिया के 2 डिपोर्टेशन फ्लाइट उतारने से इनकार के बाद 25% टैरिफ और पाबंदी लगाने का दिया आदेश। कोलंबिया ने भी जवाब में लगाया 50% टैरिफ। तो आइए नया सवेरा की करते हैं शुरुआत और आपको लिए चलते हैं पहले उत्तराखंड। जी हां, उत्तराखंड में आज से समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लागू किया जाएगा। यूसीसी को 2.5 साल की तैयारियों के बाद राज्य में लागू किया जा रहा है। इन तैयारियों में अधिनियम की नियमावली और मंजूरी और संबंधित अधिकारियों का प्रशिक्षण भी शामिल है। इसी के साथ उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बनेगा जहां ये कानून प्रभावी होगा। देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। राज्य में समान नागरिक संहिता कानून यूसीसी को लागू करने की सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। अब इसे वास्तविकता में बदलने में कुछ घंटों की बात है। समान नागरिक संहिता कानून यानी यूसीसी 27 जनवरी से उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लागू होने की घोषणा भी कर दी है। वहीं 27 जनवरी से ही यूसीसी पोर्टल भी शुरू हो जाएगा। इस संबंध में राज्य के गृह सचिव शैलेश बगौली की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश के अनुसार 27 जनवरी को यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 को लागू किए जाने के लिए नियमावली और पोर्टल का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही पोर्टल आम जनों के लिए खोल दिया जाएगा। आपको बता दें कि धामी सरकार ने 20 जनवरी को आपात कैबिनेट बैठक बुलाकर यूसीसी की नियमावली को मंजूरी दी थी। इसके लिए सरकार की ओर से राज्य निर्वाचन आयोग से विशेष अनुमति भी ली गई थी। राज्य में यूसीसी को कब से लागू किया जाएगा यह तय करने के लिए मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया था। की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और एक समृद्ध समाज बने, इसमें लिंग, जाति, वर्ग कोई भी भेद न हो, धर्म का भेद न हो, सबके लिए एक कानून। ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ संकल्प था, हमारा वायदा था। हम उस वायदे को पूरी तरह से कल लागू करके पूरा कर रहे हैं। उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करना भाजपा का प्रमुख मुद्दा था। प्रदेश में 2022 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा की ओर से किए गए प्रमुख वादों में से यह एक है। वहीं प्रदेश की दोबारा सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में यूसीसी प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए उसका मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन पर मुहर लगा दी गई थी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 27 मई
मई 2022 को गठित विशेषज्ञ समिति ने लगभग 1.5 साल की मेहनत से तैयार अपनी रिपोर्ट 2 फरवरी 2024 को राज्य सरकार को सौंपी थी, जिसके आधार पर मार्च 2024 में राज्य विधानसभा ने यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। उसके बाद 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने भी उसे अपनी मंजूरी दे दी थी। अब यूसीसी को लागू करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी के साथ ही उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। संजीव सुंदरयाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो तैयारियां पूरी है, नियमावली भी तैयार हो चुकी है। और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं देहरादून से ही हमारे संवाददाता अंकित काला से। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे कि देवभूमि में यूसीसी लागू होने के बाद से अगर आज की बात करें तो आज से क्या कुछ परिवर्तन अब नजर आएगा? बिल्कुल संध्या, आपने सही कहा। देखिए, उत्तराखंड में आज से यूसीसी लागू होने जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी की जो नियमावली है, इसका पोर्टल है, इसका लोकार्पण आज मुख्यमंत्री के कर कमलों से होने जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जहां तक बदलाव की बात करें तो निश्चित ही सरकार ने इस यूसीसी के माध्यम से जो विवाह है, तलाक है या फिर लिव इन रिलेशनशिप है, उत्तराधिकार की बात करें तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के एक मसौदा तैयार कर दिया है, एक कानून बना दिया है। और निश्चित ही इस कानून के बन जाने के बाद अब कहीं ना कहीं एक रूपता आएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हमारी बातचीत हुई है। उनका कहना है कि सरकार का उद्देश्य है कि जो कुरीतियां हैं उसको खत्म करना है और इसके साथ ही साथ एक समान जो कानून है उसको लागू करके सभी नागरिकों को उस कानून के दायरे में लाना है। इसके उद्देश्य से ये सब चीज़ें लागू हो जा रही है। अब आज जो नियमावली आएगी संध्या, इस नियमावली में क्या कुछ खास रहता है इसको देखना होगा। इसके बाद जो पोर्टल तैयार किया गया है, इस पोर्टल में आपको अपने विवाह से संबंधित सारी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप की जानकारी देनी होगी, तलाक अगर आप ले रहे हैं तो उसकी जानकारी देनी होगी। तो ये तमाम जो कानून है इस यूसीसी के दायरे में आएंगे और ये सारा बदलाव जो है हमारे उत्तराखंड में इस समय देखने को मिलेगा। तो आज करीबन 12 साढ़े 12 बजे के करीबन मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग करने वाले हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी इसके लोकार्पण के साथ ही उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने की आधिकारिक घोषणा करेंगे। और आज की तारीख उत्तराखंड के लिहाज से काफ़ी ऐतिहासिक मानी जा रही है। निश्चित तौर पर अंकित, ऐतिहासिक माना जा रहा है। साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से उत्तराखंड राज्य बाकी राज्यों के लिए एक तरह की नज़ीर पेश करेगा, क्योंकि सबसे पहला, पूरे देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जहां पर यूसीसी लागू हो रहा है। बिल्कुल संध्या, आपने सही कहा। देखिए, उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य होने जा रहा है जो कि देश के लिए एक नज़ीर पेश करेगा। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फरवरी 22 में इसकी घोषणा करी थी। भाजपा का ये प्रमुख एजेंडा है और कई बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसकी बात भी कह चुके हैं। तो निश्चित ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो ये संकल्प लिया था, जो निर्णय उन्होंने लिया था, आज वो करीब 2.5 साल के लंबे इंतजार के बाद फलीभूत होने जा रहा है। इसकी नियमावली के साथ ही तमाम जो राष्ट्रपति की मंजूरी है, विधानसभा से इस विधेयक को पारित कराना हो, तमाम जो कानूनी कार्रवाई है वो सभी राज्य सरकार ने पूरी कर ली है। इसके अलावा पोर्टल भी तैयार कर लिया है। जो पोर्टल तैयार किया गया है उसमें करीब आप अगर 50,000 से ज़्यादा भी अगर रजिस्ट्रेशन होंगे तो वो पोर्टल एक साथ इतने रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो निश्चित ही सरकार ने अपनी पूरी तैयारी कर दी है। हमें लगता है कि एक रोल मॉडल के तौर पर यूसीसी को उत्तराखंड में देखा जा सकता है और यहाँ पर अगर ये यूसीसी सही से कार्य करता है, यहाँ के लोगों को एक समान कानून के दायरे में लाता है, इससे निश्चित ही नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त होते हैं, तो हमें लगता है कि एक नज़ीर उत्तराखंड राज्य आज पेश करने जा रहा है। और उसके बाद ये मान सकते हैं कि देश में जो है भाजपा यूसीसी को भी लागू कर सकती है और उसका एक रोल मॉडल उत्तराखंड राज्य बनने जा रहा है। निश्चित तौर पर अंकित, साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि उत्तराखंड वासियों की प्रतिक्रिया किस तरह से सामने आ रही है, किस तरह से उन्हें इस बात का संतोष है, क्योंकि एक रूपता आएगी, समानता आएगी इस कानून के साथ ही। बिल्कुल संध्या, उत्तराखंड वासियों में इसको लेकर के काफ़ी उत्साह है। पिछले काफ़ी लंबे समय से उत्तराखंड के वासी इस यूसीसी के लागू होने का इंतज़ार कर रहे थे। हमें लगता है कि आज उनका इंतज़ार ये ख़त्म होने वाला है। निश्चित ही इससे महिलाओं की अगर हम बात करें तो विशेषकर महिलाएं जो है इससे काफ़ी सशक्त होने जा रही है।
हलाला और जो हमारी तमाम जो अन्य प्रथाएं हैं जो समाज में महिलाओं का एक तरीके से शोषण करती हैं, इन तमाम जो कुप्रथाएं हैं इससे हमें निजात मिलेगी और निश्चित ही जो महिलाओं के जो अधिकार है उसको और सशक्त किया जाएगा। इसके अलावा जो विशेष कानून जो हमारे विवाह है या तलाक है या जो लिव इन रिलेशनशिप है, उसके लिए भी हमारे लिए एक विशेष जो कानून है उसका प्रारूप हमारे सामने आएगा यूसीसी के माध्यम से। तो अभी देखना होगा कि सरकार की तरफ से जो ये पूरी कवायद की गई है इसको लेकर के जनता में किस तरीके का उत्साह है, लेकिन कुल मिलाकर के जो 2.5 साल का लंबा इंतजार है वो अब समाप्त होने जा रहा है। हालांकि विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाजपा इसे सिर्फ अपना एक एजेंडे के तौर पर उत्तराखंड में इसको लागू कर रही है, जबकि इसका कोई आम जनमानस से कोई सीधा वास्ता नहीं है। लेकिन भाजपा का ये कहना है कि उसने फरवरी 2022 में ही चुनाव में जाने से पहले ही इसकी घोषणा करी थी और अपने वो चुनावी एजेंडे को पूरा करती हुई फिलहाल भाजपा नजर आ रही है। तो निश्चित ही आम जनमानस में भी इसको लेकर के काफी उत्साह है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक और बड़ा कदम आज उठाने जा रहे हैं। हमें लगता है दोपहर 12:30 बजे के करीबन मुख्यमंत्री इसका लोकार्पण करके उत्तराखंड में आज से यूसीसी लागू करने की घोषणा करते हुए नजर आएंगे। निश्चित तौर पर अंकित, राजनीतिक दल भले ही किसी भी तरह की बात करें, लेकिन एक तरह से साफ है कि यूसीसी जब लागू हो रहा है उत्तराखंड में तो जनता में किस तरह का उत्साह है, एकरूपता क्योंकि आएगी, समानता आएगी। और चूंकि हम भारत की जब बात करते हैं तो उत्तराखंड एक ऐसा राज्य जो बाकी राज्यों को भी एक सशक्त संदेश देता हुआ भी आज नजर आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो नया सवेरा में अब बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। जी हां, दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के नेता लगातार चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं और इसी क्रम में नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित का डोर टू डोर अभियान लगातार जारी है। वे आज आरके आश्रम मार्ग और जंतर मंतर के पास स्थित आवास में जनसंपर्क अभियान करेंगे। भाजपा नेता भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं आप संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल आज कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। इससे पहले वो लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी लगातार चुनावी घोषणाएं करती जा रही है। इससे पहले आपने 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपए देने का वादा किया। दिल्ली में पढ़ाई करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री बस यात्रा करने की घोषणा आम आदमी पार्टी ने की। अरविंद केजरीवाल ने सीवर को लेकर भी बड़ी घोषणाएं की है। केजरीवाल ने कहा है कि सरकार आने पर दिल्ली के सभी सीवर को अगले 5 साल में ठीक कराएंगे। केजरीवाल ने 20,000 लीटर मुफ्त पानी देने का वादा भी किया है। इससे पहले भाजपा अपने संकल्प पत्र के तीनों भाग जारी कर चुकी है। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होना है और चुनाव परिणाम 8 फरवरी को आएंगे। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के नरेला में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे सामने आते ही दिल्ली आम आदमी पार्टी के चंगुल से मुक्त हो जाएगी। 5 तारीख को चुनाव होगा, नरेला वाले अपने वोट डालेंगे, 8 को काउंटिंग होगा और 8 को दिल्ली आपदा से मुक्त हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। और एक केजरीवाल के कुशासन का अंत 8 तारीख को आएगा। अमित शाह ने केजरीवाल पर पूर्वांचली लोगों के साथ अपमान और भेदभाव करने का भी आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमारे पूर्वांचली जिन्होंने देश भर में जगह जगह जाकर अपने पसीने की महक से देश के विकास को आगे बढ़ाया है, उनका अपमान करने का काम एक श्रीमान केजरीवाल ने किया। ये पूर्वांचलियों को कहते हैं कि फर्जी वोटर है। मैं आज पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी को, क्यों भाई?
बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से आए हुए मेरे भाई बहन, उनको दिल्ली में वोट देने का अधिकार नहीं है। कहते थे 500 रुपये का टिकट लेकर आते हैं और 5 लाख का इलाज मुफ्त कराकर जाते हैं। 5 लाख का इनको तकलीफ है ना, भाजपा सरकार बना दीजिए, 10 लाख का इलाज मुफ्त करने का काम हम करेंगे। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने दिल्ली के चुनाव में अपनी जीत हासिल करने का विश्वास व्यक्त किया है। हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता के साथ बातचीत में संदीप दीक्षित ने कहा कि केजरीवाल सरकार के पास छिपाने के लिए कई घोटाले हैं, जबकि 2013 तक दिल्ली में कांग्रेस सरकार का रिकॉर्ड बहुत साफ सुथरा रहा है। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित जी हमारे साथ हैं, जो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं। सर, जनता के आशीर्वाद के लिए आप जनता के बीच में हैं, जनता का किस तरह का रिस्पॉन्स? अच्छा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। 5 साल का जो नाकामी जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो आज मूलभूत सुविधाएं भी नहीं आप नहीं, देखिए आप ये पोर्ट्री देखिए ना, इस इलाके में आप खुद ही देख सकते हैं कितना बुरा हाल है। और हमारा तो ये कि भाई चलो हर चीज जो है किसी से नहीं सुलझती, लेकिन आपको प्रयास तो करना चाहिए। 8 संकल्प लिए हैं विधानसभा क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, वो क्या है? 8 हमारे जो अलग अलग इलाके हैं, जे क्लस्टर्स हैं, सरकारी स्कीमें हैं, सरकारी एरियाज हैं, एनडीएमसी के एरियाज हैं, सबके लिए वहां की चीजों को पता करके, कामों को पता करके किस चीज की जरूरत है, मैंने 8 संकल्प बनाए हैं। झुग्गी झोपड़ियों के लिए तो बड़े वादे किए केजरीवाल साहब ने। हाँ, वादे किए तो उसका निकला क्या? मतलब 10 साल में केजरीवाल ने गरीबों के लिए एक भी मकान नहीं बनाया। और आप तो ये कह रहे थे ना कि जहाँ झुग्गी है वहीं हम मकान बनाएंगे, तो वो तो झुग्गियों में जमीनें हैं ही, बना देते वहां मकान। दिल्ली का जो डेवलपमेंट है उसको जीतने के बाद किस तरह के विजन को आगे देख रहे हैं? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें लाना है, हवा को साफ करना है, सबसे ज्यादा है हमारे झुग्गी क्लस्टर्स के मसलों को सुलझाना है। 4-5 साल में आपको लगेगा कि शीला जी वाली दिल्ली वापस आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे नई दिल्ली विधानसभा से प्रत्याशी संदीप दीक्षित जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इन 10 सालों में दिल्ली में विकास नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ वादे हुए हैं और भ्रष्टाचार के आंदोलन से घिरी हुई जो पार्टी थी आज भ्रष्टाचार में लिप्त है। और उनका कहना है कि आने वाले समय में अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो दिल्ली का संपूर्ण विकास होगा। कैमरामैन योगेश तिवारी के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो सभी प्रत्याशियों के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं। और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता धीरज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज, आपसे ही जानना चाहेंगे कि लगभग अब 1 सप्ताह का समय ही बाकी है। हर उम्मीदवार ये चाहता है कि किस तरह से वो मतदाताओं को रिझा सके और अपने पक्ष में मतदान करा सके, लेकिन ग्राउंड जीरो की अगर हम बात करें तो किस तरह के दावे इस समय में किए जा रहे हैं, किस तरह के वादे उम्मीदवारों की तरफ से है और जनता का मूड आप किस तरह से भांप पा रहे हैं? देखिए, अगर जनता के साथ किए वायदों की बात करें तो सभी पार्टियां एक तरीके से मैदान में कूद चुकी है और सभी पार्टियों के पास अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने दावे हैं। सभी के पास अपने अपने विकास का एक तरह से कह सकते हैं कि रोड मैप है और उस रोड मैप के जरिए सभी पार्टियां जनता के बीच में, जनता को लुभाने के लिए, जनता को अपने पक्ष में करने के लिए चुनावी समर में कूदे हुए हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि किस तरीके से नई दिल्ली विधानसभा सीट पर, जैसा कि अभी अमरेंद्र गुप्ता दिखा रहे थे कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो अपना एड़ी चोटी का पसीना बहा रहे हैं। और हमने भी कई बार नई दिल्ली के इन सीटों का जब दौरा किया तो लोगों के दिल में एक कसक थी कि बीते 10 साल 11 साल में जो दिल्ली में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, खास करके नई दिल्ली की विधानसभा सीट में, वो पूरा नहीं हो पाया। जहां तक वायदों की बात है, ढेरों वायदों की एक तरीके से कह सकते हैं कि झड़ी लगी हुई है। और आज फिर से जो आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र आने वाला है, तो आज अरविंद केजरीवाल 12 बजे उस घोषणा पत्र को जब जारी करेंगे तो देखते हैं कि एक बार फिर से दिल्ली की जनता के लिए कौन सा जो पिटारा वो लेकर आते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जो पार्ट 3 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया और उस संकल्प पत्र में दिल्ली के विकास के लिए का जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रोड मैप और खास करके दिल्ली के झुग्गियों का विकास, दिल्ली में जो अनधिकृत कॉलोनी है लगभग 1700 कॉलोनी, और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जो 1700 कॉलोनी में जो लोग बसते हैं, जो लोग रहते हैं, उनको मालिकाना हक दिया जाएगा, उनको खरीदने और बेचने की सुविधा दी जाएगी।
तो एक तरीके से कह सकते हैं कि विकास के मॉडल के साथ जो SC ST तबके के जो छात्र हैं उनके लिए स्टाइपेंड की घोषणा, दिल्ली के मजदूरों के लिए, टेक्सटाइल वर्क में जुड़े हुए मजदूरों के लिए, डोमेस्टिक जो घरेलू महिला जो दूसरे के घरों में जाके काम करती है उनके लिए, इसके अलावा ऑटो वर्कर्स, ऑटो चालकों के लिए बीमा, दुर्घटना बीमा, वैसे ही दुर्घटना बीमा जो टेक्सटाइल पार्क में काम करने वाले टेक्सटाइल के क्षेत्र में जुड़े वर्करों के लिए, वैसा ही काम डोमेस्टिक जो घर में जाके जो महिलाएं काम करती है उनके लिए कि दुर्घटना बीमा भी दिया जाएगा और बीमा, इसके अलावा बीमा भी 5 लाख रुपए का दिया जाएगा। तो इन घोषणाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से पूर्वांचल को फोकस करते हुए, पूर्वांचल को केंद्र में रखकर महिलाओं को चाहते हुए, और जिस तरीके से हमने देखा कि महिलाओं की बात कर ले तो तीनों पार्टियों के जो एक तरीके से पिटारे में 2500 रुपये की घोषणा, हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से 2100 रुपये की घोषणा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2500, कांग्रेस पार्टी ने भी 2500 रुपये की घोषणा की है। एक तरीके से महिला को फोकस करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो एक कह सकते हैं कि संकल्प पत्र जारी किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब भी मैनिफेस्टो घोषणा करती है तो उसे मैनिफेस्टो नहीं कहती है, वो कहती है कि ये हमारा संकल्प पत्र है और हम जो कहते हैं उसे हम पूरा करते हैं। अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात कर ले तो कांग्रेस पार्टी के पिटारे में तो खैर बहुत कुछ है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि अभी हम सत्ता से दूर हैं तो हम जनता से ढेरों वायदे कर सकते हैं। रोजगार भत्ता के लिए जो युवाओं को 8500 रुपये देने की घोषणा है, 300 यूनिट जो बिजली की घोषणा है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उन घोषणाओं में जो ढेरों ऐसी बातें हैं जिसके जरिए कांग्रेस पार्टी जो है उनका जो वजूद है, जो वजूद उनका एक तरह से कह सकते हैं कि जो लुट चुका है, उन वजूद को हासिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी भी पसीना बहा रही है। बिल्कुल, लेकिन धीरज सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि आम आदमी पार्टी ने, अभी हमने अपने दर्शकों को भी बताया कि कहा कि हम मुफ्त बिजली देंगे, बिजली मुहैया कराएंगे, पानी मुहैया कराएंगे, सीवर की व्यवस्था हम ठीक करेंगे, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर 10 साल में फिर आपने किया क्या? क्योंकि ये तो वो मूलभूत सुविधाएं हैं जो हर चुनाव में वादे और दावे कर दिए जाते हैं। इसी तरह से आज आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र भी आने वाला है, तो क्या इसी तरह से फ्री की रेवड़ी भी एक बार फिर नजर आएगी? क्योंकि तमाम मंचों से हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल लगातार हम ये देंगे, हम ये देंगे, हम ये देंगे की घोषणा करते जा रहे हैं। देखिए, यही तो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि बीते 11 सालों में आपने दिल्ली की जनता के लिए क्या किया? आपने दिल्ली की जनता के लिए ढेरों वायदे किए। आपने यमुना की सफाई का एक तरीके से कहा कि हम यमुना में 25 को डुबकी लगाएंगे, आप डुबकी नहीं लगा पाए। और परसों ही हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो नई दिल्ली से उम्मीदवार हैं, वो यमुना नदी में जाकर और यमुना का हाल उन्होंने बताया। आपने ये कहा कि हम दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करेंगे, तो दिल्ली के प्रदूषण का क्या हुआ? दिल्ली के जो शुद्ध हवा है उनकी हवा का क्या हुआ? दिल्ली के लोग क्यों खांसने को मजबूर हैं? दिल्ली की तंग गलियों का क्या हुआ? आपने तो कहा था कि मॉडल सड़क दिल्ली में बनाएंगे। इसके अलावा दिल्ली के स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हुआ? आपने तो कहा था कि मोहल्ला क्लिनिक के जरिए हम पूरी दिल्ली वासियों को स्वास्थ्य लाभ देंगे, लेकिन जो मोहल्ला क्लिनिक में ही एक तरीके से हम कह सकते हैं कि करप्शन की बातें सामने आई, या जो सुख सुविधाएं मोहल्ला क्लिनिक में होनी चाहिए थी वो सुख सुविधाएं दिल्ली की जनता को नहीं मिल पाई। आप देख सकते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक में बहुत सारे ऐसे मोहल्ला क्लिनिक है जहाँ पे कि जो डॉक्टर नहीं है, कहीं दवा नहीं है, कहीं सुख सुविधाएं नहीं है। तो आपके वायदे का क्या हुआ? आपने तो ये कहा था कि हम कचरा मुक्त दिल्ली बनाएंगे, लेकिन दिल्ली में कूड़े का ढेर हर जगह देखने को मिलता है। तो आपके वायदे में 11 साल का अगर आप रिपोर्ट का जनता के बीच में जाएंगे तो जनता के हाथ में केवल मुफ्त में 200 यूनिट की बिजली मिली है। और उस बिजली की कीमत क्या होती है दिल्ली में? अगर 200 यूनिट आप दिल्ली की जनता को एक तरीके से आप दे सकते हैं। आपने पानी का वायदा जरूर किया, लेकिन दिल्ली के लोग तो शुद्ध पानी के लिए तरस गए। घरों में जो केंद्र सरकार से नल जल की योजनाओं के जरिए जो शुद्ध पानी पहुंचना चाहिए था, वो पानी तो लोगों को पहुंचा नहीं था। आपकी स्वास्थ्य बीमा की आपकी स्कीम थी दिल्ली आयुष्मान योजना, उसको आपने दिल्ली में लागू नहीं किया। दिल्ली के लोग स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह गए। अगर उन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ यहाँ के लोगों को मिलता, केंद्र सरकार की योजनाएं थी, तो इसका फायदा आपको भी मिलता और खास करके दिल्ली की जनता को जरूर मिलता। जिन फायदों से दिल्ली की जनता वंचित रह गई, पूरे देश ने इसका लाभ उठाया। बिल्कुल धीरज, तो जनता की तरफ से यक्ष प्रश्न तमाम है, लेकिन देखना होगा कि दिल्ली की इस महाभारत में सत्ता पर कौन काबिज होता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसके साथ ही फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।
एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। दादू, अब आपका ऑपरेशन अच्छे से और मुफ्त में हो जाएगा। दिल्ली में रुका हुआ आयुष्मान फिर से लागू होने वाला है। कौन करेगा? तू? मोदी जी। दिल्ली में उनकी सरकार बनते ही हो जाएगा। सिर्फ 5 लाख नहीं, पूरे 10 लाख का। मोदी सरकार ने बोला है तो पक्का होगा, वो झूठे वादे नहीं करते। विकसित दिल्ली मोदी की गारंटी। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आपको लिए चलते हैं महाकुंभ की नगरी और बताते हैं वहां के ताज़ा हाल। जी हां, महाकुंभ में आज धर्म संसद का आयोजन होगा। महाकुंभ नगर के सेक्टर 17 में शांति सेवा शिविर में दोपहर 12 बजे धर्म संसद का आयोजन होगा। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की अगुवाई में धर्म संसद होगी। इस धर्म संसद में मुख्य रूप से देश में सनातन बोर्ड का गठन किए जाने का मुद्दा रखा जाएगा। इस धर्म संसद में सभी अखाड़ों के पीठाधीश्वर और महामंडलेश्वरों के साथ ही अलग अलग संप्रदायों के दूसरे प्रमुख संत महात्माओं को बुलाया जाएगा। संघ और राजनीति से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को इस धर्म संसद में नहीं बुलाया गया है। धर्म संसद के आयोजन के लिए वरिष्ठ संतों की 5 सदस्यीय कमेटी गठित हो गई है। इस कमेटी में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी के साथ ही आनंद अखाड़े के पीठाधीश्वर बालकानंद गिरी, जूना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी, उदासीन अखाड़े के हरिचेतनानंद जी और मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर भी शामिल हैं। वहीं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज प्रयागराज का दौरा करेंगे। इस दौरान उनका कार्यक्रम धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बेहद अहम होगा। अमित शाह की यात्रा में कई पवित्र स्थलों का दौरा और संतों से मुलाकात शामिल है, जो भारतीय संस्कृति और परंपराओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की जा रही है। अमित शाह का पहला पड़ाव संगमनोज होगा, जहां वे पवित्र गंगा यमुना संगम में स्नान करेंगे, जिसके बाद वे बड़े हनुमान जी मंदिर एवं अभय वट का दर्शन करेंगे। संगमनोज के बाद गृह मंत्री जूना अखाड़ा में महाराज और अन्य संतों से मुलाकात और उनके साथ भोजन करेंगे। फिर गुरु शरणानंद जी आश्रम में जाकर गुरु शरणानंद जी एवं गोविंद गिरी जी से महाराज से मुलाकात करेंगे। अंत में श्रृंगेरीपुरी एवं द्वारका के शंकराचार्यों से भेंट करेंगे। और आपको बता दें कि महाकुंभ का आज 15वां दिन है। लगातार यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। ठंड के बावजूद घाटों पर सुबह से ही स्नान चल रहा है। रविवार को अवकाश होने के कारण काफी भीड़ उमड़ी। आंकड़ों के अनुसार महाकुंभ में रविवार शाम 8 बजे के करीब 1.74 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। अब तक कुल 13.21 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। 29 जनवरी को आने वाली मौनी अमावस्या के लिए भी प्रशासन तैयारियों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें श्रद्धालुओं की और भी ज्यादा संख्या बढ़ने का अनुमान है। महाकुंभ का आयोजन पूरी दुनिया के लिए न केवल आस्था और आध्यात्म का केंद्र बिंदु है, बल्कि ये इतने कम समय में बना एक इंजीनियरिंग मार्वेल भी है। संगम तट पर बालू की रेती में लोहे की चद्दरें बिछाई गई हैं, जिन्हें कहा जाता है चकट प्लेट्स। इन्हीं अस्थायी प्लेट्स पर दौड़ती हैं हजारों गाड़ियां, जो बनाती है लोगों के जीवन को आसान। अरैल घाट, तलियरगंज या दारागंज तक आप आराम से अपनी गाड़ी से इन्हीं अस्थायी सड़कों के माध्यम से संगम तक पहुंच सकते हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, इस वक्त हम हैं महाकुंभ 2025 प्रयागराज की धरती पर और कैसे व्यवस्थाएं हो रही हैं उसकी पल पल की कहानी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं।
दूरदर्शन न्यूज पर आज हम कहानी बताने जा रहे हैं इन चेकर्ड प्लेट्स की। इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं और इस तरह की सरकार ने कम से कम 650 किलोमीटर की ये चेकर्ड प्लेट्स बनाई है, जिस रेती पर गंगा और यमुना की बिल्कुल बालू जमी होती थी, इस वक्त सड़कें बन चुकी हैं 650 किलोमीटर की। और ये भैया लोग हैं जो कि सड़कों की मुरम्मत का भी काम कर रहे हैं। और ऐसा मनोज जी हैं जो कि रुड़की के इंजीनियर हैं। मनोज जी, ये क्या है एक्चुअली, ये लोग कर क्या रहे हैं? देखिए, मैं आपको पहले समझाऊं कि अगर यहाँ पे ये नहीं चेकर्ड प्लेट होती तो यहाँ पे ये केवल 4x4 गाड़ी चल सकती है, जो केवल रेत पे चलती है। जी जी। जो चेकर्ड प्लेट बन रही है, क्योंकि ये जमीन रेतीली जमीन है, तो ये धंस जाती है और उसकी वजह से इन प्लेट्स का अलाइनमेंट खराब हो सकता है। तो ये लोग रात में जहाँ अलाइनमेंट खराब है उसको नोटिस कर रहे हैं, उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि सवेरे दोबारा से ये नॉर्मल हो जाए। ये एक बहुत मुश्किल काम है। अब ये समझिए कि एक ऐसी जगह जो सैंड की बेरिंग कैपेसिटी पता नहीं है, वहाँ इंजीनियर्स ने ये प्लेट्स बनाई हैं और कहीं पे ज़्यादा धंसती है, कहीं पे कम धंसती है, और इसको रोज रात को ठीक करना, ये इस व्यवस्था की फोरसाइट बताती है। वैसे ही समझ में आता है कि फाइनल डिटेल्स के बारे में सरकार ने कितना सोचा है। जी जी, बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग। मतलब ये समझिए कि बीच के ऊपर रोड बनाई हुई है और उस पर आराम से चल रहे हैं। मान लीजिए अगर यहाँ ये नहीं होता तो केवल 4x4 गाड़ी चल सकती है और कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं चल सकती। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, और ये थोड़ा चेकर्ड प्लेट दिखाइए ना, ये किस तरह से उठा रहे हैं और कैसे इसको फिर से कोशिश किया जाए बताने की। लगातार ये लोग काम कर रहे हैं। भैया, आप थोड़ा सा ये बताएंगे, आप कहाँ से हैं? 12 से। कितने लोग काम कर रहे हैं आप लोग? यहाँ 45-40 लोग हैं। और रात में कितने लोग काम करते हैं? 40-45 लोग रात के रहते हैं और सुबह में ढेर रहते हैं। भैया इधर आ जाइए आप। तो अच्छा ये बताइए, आप लोग कर क्या रहे हैं, कैसे करते हैं और क्या काम है? चेकर्ड प्लेट बना रहे हैं, मरम्मत चेकर्ड प्लेट को हो रही है। क्यों? क्योंकि ऊंचा हो जाता है ना चलने की। और ये क्या कर रहे हैं भैया, ये जो पीट रहे हैं उसको बैठा रहे हैं उसको पीट। अच्छा, इसका मतलब जो टेढ़ा बड़ा हो गया है, हाँ, उसकी मरम्मत हो रही है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो वॉरियर्स हैं वो लगातार रात भर आपके लिए, हमारे लिए, हमारी जिंदगी को आसान बनाने का काम कर रहे हैं। और ये है महाकुंभ के असली वॉरियर्स, जो वाकई इस महाकुंभ को और भी दिव्य बना रहे हैं। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, प्रयागराज धाम। और प्रयागराज से ही हमारे वरिष्ठ सहयोगी अश्विनी मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उन्हीं से ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। अश्विनी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे श्रद्धालुओं के महाकुंभ में पहुंचने का आंकड़ा भी लगातार बढ़ते जा रहा है। अगर बीते कल की बात करें तो कल भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे जिन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। आज की अगर हम बात करें तो आज गृह मंत्री भी वहां पर पहुंचने वाले हैं, वो भी वहां पर पूजन अर्चन करेंगे, स्नान करेंगे। साथ ही साथ मौनी अमावस्या की अगर बात करें तो क्या कुछ खास तैयारियां की जा रही हैं? जी संध्या, अगर देखें तो ये दृश्य ही बताते हैं। मैं खुद अपने सहयोगी रमाकांत से कहूंगा कि यहाँ के दृश्य दिखाएं। हम अरैल घाट पर है। अरैल घाट अमूमन जो है नैनी से जुड़ा हुआ ये घाट है और यहीं से आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे 10:30 बजे के आसपास और यहाँ से वो स्नान करने के लिए संगम दोष पहुँचेंगे। वीआईपी जेटी है, वीआईपी घाट है। अमूमन इधर लोगों का आना जाना थोड़ा सा कम होता है, लेकिन कल की स्थिति अगर मैं आपको बताऊं कि कल लगभग 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। 2 करोड़ लोगों का स्नान करने का अर्थ ये है कि आप ये समझिए कि अभी जो मुख्य स्नान पर्व है मौनी अमावस्या, उस दिन की स्थिति क्या होगी। तकरीबन 10 करोड़ के आसपास संभावित श्रद्धालुओं की संख्या समझकर प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए हैं। पूरी तरीके से वाहनों का आना जाना रोक दिया गया है। मेला क्षेत्र में आप देखें, स्थिति वास्तव में यह है कि वाहन तब चलेंगे जब सड़कों पर चलने की जगह होगी। मुख्य मेला क्षेत्र में अगर अक्षयवट किला और हनुमान मंदिर का इलाका और संगम दोष की बात करें तो उधर कहीं भी किसी भी स्थिति में ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई भी आवागमन हो सके। लेकिन ये अनवरत सिलसिला है, ये जो कि 14 जनवरी से शुरू हुआ है। आप दृश्य दिखाएं यहाँ रमाकांत। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से अनुशासित तरीके से लोग एक ही भाव लेकर आकर यहाँ पवित्र त्रिवेणी में स्नान करते हैं, पुण्य करते हैं, दान करते हैं और अपने वापस स्थान पर जाते हैं। अभूतपूर्व व्यवस्थाएं की गई और उस व्यवस्थाओं को भी ये जो आस्था का जो हमारा जनसमुद्र उमड़ा है वो कहीं ना आस्था के सामने वो व्यवस्थाएं हल्की छोटी पड़ जाती है। अब व्यवस्था कोई नहीं है, मैं केवल इसको इस तरीके से कह रहा हूँ कि जिस स्तर के यहाँ पर समागम हुआ है उस स्तर पर
ये दुनिया देखकर चकित हो सकती है कि एक जीवंत आश्चर्य है कि कैसे त्रिवेणी की गोद में समूचा भारत सिमट कर चला आया है। तो आशा की जा रही थी कि 50 करोड़ के आसपास लोग 45 दिनों में पहुंचेंगे, लेकिन ये आंकड़ा 50 करोड़ से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अकेले अभी मौनी अमावस्या का स्नान बाकी है। 3.5 करोड़ के आसपास मकर संक्रांति के दिन लोग स्नान किए हैं। कल केवल संडे होने की वजह से और गणतंत्र दिवस होने की वजह से, छुट्टी होने की वजह से 2 करोड़ से ज़्यादा लोग स्नान किए हैं। हम कई कुछ रिएक्शंस भी लोगों से लेंगे लेकिन नेटवर्क का यहाँ इशू है। मैं ये बताऊं कि नेटवर्क अच्छे से खोज पाना यहाँ पे मुश्किल हो रहा है। आप लोग कहाँ से आए हैं और कैसी व्यवस्था है, स्नान व्यवस्था सब? हाँ, हम छतरपुर जिले से आए हैं, बागेश्वर धाम के पास से, और यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी चहल पहल है। बहुत लोग स्नान करके घर भी जा चुके हैं, कुछ लोग आते भी जा रहे हैं। आज 1-2 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या है यहाँ पर। और इसके अलावा आप देखिए 10 लाख से ज़्यादा कल्पवासी यहाँ पर रहते हैं। 2 करोड़ के अमूमन आज भी लोगों के पहुँचने की उम्मीद की जा रही। लगभग 2 करोड़ लोग कल पहुँचे हैं। और मौनी अमावस्या जिस दिन कुंभ का सबसे बड़ा पर्व होता है, उस दिन यहाँ पर केवल और केवल जनसमुद्र दिखेगा, जनज्वार दिखेगा, और त्रिवेणी पर दुनिया ये देखेगी कि कैसे हम धर्म, कर्म, आस्था का संगम करते हैं, साथ ही साथ विरासत, विकास को लेकर चलते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत को दुनिया के सामने रखते हैं। और यही हमारी समरसता है और यही हमारी समरसता का महापर्व है। अश्विनी, आपसे बहुत संक्षेप में ये भी जानना चाहेंगे कि आज धर्म संसद का भी आयोजन होने वाला है। किस तरह की धर्म संसद होती है और यहाँ पर साधु संत जो होते हैं वो किन विषयों पर, किन बिंदुओं पर विचार मंथन करने वाले हैं? धर्म संसद यहाँ पर अलग अलग तरीके से अलग अलग संत महात्मा अपने समूह के अनुसार करते हैं। इसके पहले भी एक धर्म संसद का आयोजन हुआ था। आज देवकीनंदन जी के धर्म संसद का आयोजन है। एक मान्यता प्राप्त समूह और एक मान्यता प्राप्त जिसको कहते हैं संत परिषद, अगर इसको करता है तो एक बहुत बड़ी खबर बनती है। और अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों के धर्म संसद अपने आयोजित करने के यहाँ पर आयोजन प्रयोजन होते हैं। आज जो मुख्य अखाड़ा परिषद है उनके अध्यक्ष रविंद्रपुरी और बहुत सारे महामंडलेश्वर, जूना अखाड़ा जो है सबसे बड़ा जो अखाड़ा उसके महामंडलेश्वर, वो सब यहाँ पर देवकीनंदन जी के शिविर में आएंगे, वहाँ पर चर्चा करेंगे। और ये धर्म संसद वास्तव में जब एक मान्यता प्राप्त जो हमारा संगठन है वो अगर आयोजित करता है, इसके पहले धर्म संसद का जब आयोजन किया गया था विश्व हिंदू परिषद द्वारा, तब कहीं ना कहीं राम जन्मभूमि से संबंधित जो प्रस्ताव पारित किए गए थे, बहुत सारे ऐसे जो आयोजन हुए हैं जो कि जिसमें चारों शंकराचार्य की उपस्थिति होती है, तो उनका महत्व कहीं ना कहीं और बढ़ जाता है। हाँ, निश्चित तौर से ये हमारी आदिकाल से परंपरा रही है कि संत महात्मा हमारे राजधर्म को निर्धारित करते रहे हैं, संत महात्मा हमारे सामाजिक स्थितियों का विश्लेषण करते रहे हैं, संत महात्मा हमारे जो मंथन करते हैं उन पर राजधर्म का निर्माण भी किया जाता रहा है। तो जो वास्तविक धर्मनिरपेक्ष सोच है हमारे देश की, वो हमारी कहीं ना कहीं संस्कृति में, हमारी समरसता में है। और सामाजिक बुराइयों से संबंधित, सामाजिक आवश्यकताओं से संबंधित, सामाजिक विषयों से संबंधित जो चिंतन होता है वो कहीं ना कहीं नीति निर्धारकों के पास पहुंचता है और उसी के हिसाब से नीति का निर्माण किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो नीति निर्माण जो होता है उसमें समग्र कल्याण का भाव होता है। जी, निश्चित तौर पर अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे और हमारे दर्शकों से लगातार साझा करने के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार आप प्रयागराज की भूमि से हमारे दर्शकों के लिए अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स साझा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करेंगे। ये रैली दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में होगी। पीएम के इस संबोधन के बाद नई दिल्ली में महीने भर चलने वाले एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2025 का सफल समापन हो जाएगा। इस साल गणतंत्र दिवस शिविर में कुल 2361 एनसीसी कैडेट्स ने भाग लिया, जिनमें 917 बालिका कैडेट भी शामिल थीं। ये संख्या के हिसाब से बालिका कैडेट्स की अब तक की सर्वाधिक भागीदारी थी। इस साल की एनसीसी पीएम रैली का विषय युवा शक्ति विकसित भारत रहा। इस रैली के दौरान 800 से अधिक कैडेट्स राष्ट्र निर्माण के प्रति एनसीसी की वचनबद्धता को दर्शाने वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। 18 मित्र देशों के 144 युवा कैडेट्स की भागीदारी इस वर्ष की रैली में उत्साह को बढ़ाएगी। इसके साथ ही इस रैली में देश भर से मेरा युवा भारत, शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के 650 से अधिक स्वयंसेवक भी विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे।
एनसीसी पीएम रैली में एनसीसी कैडेट्स प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर देंगे। ये रैली कई मायनों में खास साबित होने वाली है। इस रैली की इन्हीं खासियतों पर बातचीत की है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने एनसीसी महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह से। एनसीसी की प्रधानमंत्री रैली की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। किस तरह की गई हैं तैयारी, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। सर किस तरह की तैयारी चल रही है? बहुत बेहतर तैयारी चल रही है। आज फुल ड्रेस रिहर्सल है कैडेट्स में परेड के लिए और कल्चरल इवेंट के लिए और हमारी फ्लैग इन सेरेमनीज के लिए बहुत तैयारी है। सर इस बार क्या क्या खास होने वाला है प्रधानमंत्री रैली के अंदर? आप देखिएगा इस बार हमारी जो कल्चरल टीम है उसकी पार्टिसिपेशन इस बार खास है। हमारी एक्टिविटीज़ जो इस टाइम पे फ्लैग इन होंगी वो भी खास है। तो सबसे निवेदन है कि जो आ सकते हैं वो आके देखें, जिनको निमंत्रण मिला है। बाकी यूट्यूब और डायरेक्ट टेलीकास्ट भी है, आप देख सकते हैं। इस बार साइकिल रैली भी पिछली बार की तरह होगी और कुछ खास वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने भी जा रहे हैं। इस बार हमारी साइकिल रैली 2 हैं, एक पद यात्रा है और एक हमारी सेलिंग एक्सपीडिशन है। 4 एक्सपीडिशन का फ्लैग इन है और साथ में हमारे कैडेट्स हैं जो कि अटेम्प्ट करेंगे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड का इस कल्चरल शो के अंदर। सर मार्च पास्ट की अगर बात की जाए तो कौन कौन से दल इस बार प्रधानमंत्री को सलामी देंगे? तो मार्च पास्ट में जो हर बार के सिवा जो इस बार हमारे 18 यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के कैडेट्स हैं वो भी इसमें मार्च पास्ट में हिस्सा लेंगे। तो बहुत खास होने वाली है इस बार की प्रधानमंत्री रैली। एक तरफ जहां कैडेट वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर 18 से ज़्यादा देशों के कैडेट इस परेड में निकलकर प्रधानमंत्री को सलामी देंगे। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो देश के ये वो युवा प्रहरी हैं जिनका जोश कभी कम नहीं होता। और इसके साथ ही हमारे संवाददाता ने इस रैली में हिस्सा ले रहे एनसीसी कैडेट्स से भी खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष एनसीसी कैडेट 2 मिनट में 12 तरह का डांस दिखाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ कैडेट्स हमारे साथ हैं। मैं हरियाणवी स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाली हूं, जिसमें हम 2 मिनट में 12 डांस को दिखाने वाले हैं, जिसमें हर कैडेट को 10 से 15 सेकंड्स मिलेंगे अपने हर स्टेट के डांस परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। मैं महाराष्ट्र की कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं लावनी रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं भरतनाट्यम कर रही हूँ, तमिलनाडु को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये हमारा क्लासिकल डांस भी है और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है पीएमआर में आकर। एंड बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं पीएम मोदी के सामने परफॉर्म करूँगी और मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है। मैं कश्मीरी डांस परफॉर्म कर रही हूँ प्राइम मिनिस्टर्स रैली 2025 में। मैं पहाड़ी कर रही हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैं उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। जय हिंद एवरीवन, मैं राजस्थान स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट पीएमआर है। रिप्रेजेंटिंग भरतनाट्यम व्हिच इज एन इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म फ्रॉम द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गेट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड रिकॉर्ड। आपकी हाइट सबसे छोटी है, सुना है सबसे आगे आप रहेंगे पीएम के सामने। कितनी खुशी होगी पीएम से मिलने की? मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होगी और मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा प्राउड करेंगे मेरे ऊपर और मैं बहुत सारे डांस को रिप्रेजेंट करूँगी। वैसे मैं यूपी की रहने वाली हूँ लेकिन मैं कल्चर रिप्रेजेंट कर रही हूँ असम का बिहू। आई एम रिप्रेजेंटिंग संबलपुरी डांस फ्रॉम ओडिशा। मैं उत्तर प्रदेश के रिच क्लासिकल डांस कथक को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आई फील वेरी प्राउड टू रिप्रेजेंट कथक, द क्लासिकल डांस ऑफ उत्तर प्रदेश। कश्मीरी डांस परफॉर्म कर रही हूँ, उससे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रही हूँ। आई एम परफॉर्मिंग भांगड़ा which is a cultural dance of Punjab. I am very excited to perform that as I am Punjabi and I am performing Punjabi dance only, so I am very excited to perform. कैडेटों के हौसले पूरी तरह से बुलंद दिखाई दे रहे हैं। अब ये कैडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष अपना डांस पेश करेंगे और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली।
तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की खास झलक आज देखने को मिलेगी इन एनसीसी कैडेट्स के माध्यम से। एनसीसी प्रधानमंत्री रैली में 18 देश के युवा कैडेट भी हिस्सा ले रहे हैं। एनसीसी पीएम रैली का हिस्सा बनकर कितने उत्साहित हैं ये कैडेट, इस पर खास बातचीत की है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। 18 देशों के कैडेट भी इस पीएम रैली में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ नेपाल की कैडेट हैं एलिना, क्या कहेंगे? It's me, Platoon Junior Under Officer Elina Sundas, and I'm from Nepal. I'm proudly representing Nepal, and we are here for the Youth Exchange Program for the Republic Day. आप क्या कहेंगे? It's me, Noreen Rana, Company Junior Under Officer from Nepal, and I'm enjoying here. We all are enjoying here. It's a great opportunity for us to be here. So I'm Cadet Sergeant Dyer from Leicestershire, Northamptonshire, and Rutland Army Cadet Force. We're from the United Kingdom. At the minute we are just practicing for the Prime Minister's Rally. It's been a great camp so far. We've gotten to know a lot of other cadets from different countries. मेरा नाम है पेल देवांशु, हम भूटान से। यहाँ पर आके बहुत सारा मज़ा भी आता है हमको, तो बहुत सारा ये एक्सपीरियंस, बहुत सब कुछ मालूम आ गया। अदर कल्चर के बारे में भी हम सीख सकता है, तो हमारी कल्चर भी उनको भी सिखा सकता है। तो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है ना, ये तो बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया है। प्रधानमंत्री के सामने आप परेड में निकलेंगे, सलामी देंगे, कितनी खुशी होगी प्रधानमंत्री के सामने आपको? बहुत सारा खुशी मिल रही है, हम ये सोच भी नहीं सकता इस जैसा प्रोग्राम हमको यहाँ पर ज्वाइन करने मिलेगा। मेरा नाम श्री यंगसम है और अब बहुत अच्छा लगता है। हमको डिफरेंट कल्चर एक्सपीरियंस करना होता है, पर यहाँ पर आकर हमने बहुत सारा कल्चर सीखा, लाइक इंडियन का कल्चर, लाइक ताजमहल, हम सब देखे आ गया और यहाँ पर आकर हमको बहुत अच्छा लगा। 18 देशों से आए ये युवा एनसीसी की प्रधानमंत्री रैली का हिस्सा बन काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो कल कर्तव्य पथ पर हमने देखा सेना का शौर्य और पराक्रम, और आज एनसीसी कैडेट्स करियप्पा ग्राउंड में दिखाएंगे अपना जौहर। और फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है, और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां जानने की। और अखबारों की सुर्खियां लेकर के हमारी सहयोगी शहला निगार इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। आइए उन्हीं का रुख कर लेते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि आज के अखबारों में क्या कुछ खबरें महत्वपूर्ण स्थान लेकर के हेडलाइन के साथ प्रकाशित हुई हैं। शहला, कौन कौन सी खबरें आज महत्वपूर्ण स्थान के साथ हेडलाइंस में हैं? धन्यवाद संध्या, सुप्रभात। दरअसल अधिकतर समाचार पत्रों ने जिस खबर को प्रमुखता दी है और सबसे ज्यादा जगह दी है अपने फ्रंट पेज पर, वो है कर्तव्य पथ पर जिस तरह से विरासत और विकास की झलक देखने को मिली इस गणतंत्र दिवस पर। जी हां, रविवार को आयोजित भव्य परेड में कर्तव्य पथ पर भारत की सैन्य शक्ति, कला और संस्कृति, विविधता और सरकारी योजनाओं की सफलता की भी झलक वानगी देखने को मिली है। पहली बार विजय चौक से सी हेक्सागन तक पूरे कर्तव्य पथ पर देश भर से आए 5000 कलाकारों ने एक साथ 45 से अधिक नृत्य शैलियों का प्रदर्शन किया, जो अपने आप में बहुत ज्यादा खास रहा। इसमें 11 मिनट की सांस्कृतिक प्रस्तुति भी शामिल रही। इस प्रस्तुति का मकसद जो है सभी अतिथियों का एक साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम उनको दिखाना रहा। संस्कृति मंत्रालय के इस कार्यक्रम ने देश की जनजातीय और जो लोक कला है और लोक संस्कृति है उसको लोगों के सामने रखा, दुनिया के सामने रखा। इसमें युवा शक्ति, नारी शक्ति और कलात्मक विरासत की भी खासतौर से झलक देखने को मिलती है। साथ ही साथ सतह से सतह तक मार करने वाली सामरिक मिसाइल प्रलय का भी पहली बार परेड में प्रदर्शन किया गया। सेना और वायुसेना के लिए इस मिसाइल को DRDO ने तैयार किया है और ये जो है पारंपरिक हमलों के लिए सेना में शामिल पहली मिसाइलों में से एक है। साथ ही साथ पहली बार सेना के तीनों अंगों थल सेना, वायुसेना और नौसेना की साझा झांकी भी कर्तव्य पथ पर देखने को मिली। इसमें स्वदेशी अर्जुन टैंक, तेजस लड़ाकू विमान और साथ साथ
अत्याधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर के साथ साथ जल, थल और नभ में साझा सैन्य अभियानों का प्रदर्शन करते हुए रण क्षेत्र को दिखाया गया। इस झांकी का विषय सशक्त और सुरक्षित था और आकर्षण का केंद्र रहा। जिस तरह से बग्घी में पहुंचे हमारे जो चीफ गेस्ट थे, लोगों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आकर्षण का केंद्र रहे। एक और खबर जो कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर ही जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि मतभेदों का सम्मान करें और सद्भाव से रहें। जी हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को ये कहा कि मतभेदों का सम्मान किया जाना चाहिए और एकजुटता और सद्भाव से रहने की ही ये कुंजी है। भागवत ने महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भिवंडी शहर के एक कॉलेज में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान ये बातें कही। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस एक उत्सव के साथ साथ राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने का भी है और याद करने का भी अवसर है। उन्होंने ज्ञान और समर्पण से काम करने के महत्व पर भी जोर दिया। साथ साथ ये कहा कि आपको हमेशा ज्ञान के साथ अपना काम करना चाहिए। बिना सोचे समझे किए गए जो काम होते हैं वो अक्सर विफल होते हैं और ऐसे काम परेशानी पैदा करते हैं। एक और खबर का रुख करते हैं जो कि अधिकतर समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई है। वो है सीबीएसई से रिलेटेड प्रश्न पत्र अगर सोशल मीडिया पर अब डाला गया तो 4 साल के लिए डीबार हो सकते हैं। जी हाँ, देश में अगले महीने से होने जाने वाली केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र को यदि किसी भी छात्र ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर डाला है तो उसके लिए 4 साल की परीक्षा रद्द की जा सकती है। और मसलन उस परीक्षार्थी का मौजूदा जो पेपर होगा वो तो रद्द होगा ही, बल्कि उसे अगले 3 साल की परीक्षाओं में बैठने से भी उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। एक खबर है जो थोड़ी सी चिंता बढ़ाती है, वो ये है कि देश में 90% जो युवा कर्मी हैं वो बेचैनी के शिकार हैं। ये एक रिपोर्ट कहती है। स्टेट ऑफ इमोशनल वेलबींग नामक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है और ये इसमें 25 वर्ष से कम आयु के 90% युवाओं का मन चिंतित और बेचैन रहता है, ये पाया गया है। रिपोर्ट में ये भी पाया गया है कि 45 वर्ष से अधिक आयु के 67% कर्मचारियों ने चिंता और अवसाद को महसूस किया है। तो इमोशनल वेलबींग नामक रिपोर्ट के इस अध्ययन में करीब 83,000 से अधिक लोगों की काउंसलिंग की गई थी। उसमें मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों और समाधानों के बारे में बताया गया है। एक खबर थोड़ी अच्छी खबर है, इसे कह सकते हैं। दरअसल पराली और कृषि अपशिष्ट से अब लगेगी सीमेंट से होने वाले प्रदूषण पर रोक। SGSITS के जो शोधार्थी हैं उन्होंने खोजा है सीमेंट से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करने का तरीका। शोधार्थियों ने सीमेंट के कारण होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए पराली और कृषि अपशिष्ट की सहायता ली है। शोध टीम ने ऐसा सीमेंट तैयार किया है जिसमें 70% मूल सीमेंट और 30% पराली और अन्य कृषि अपशिष्ट की जो है राख है इसमें है। शोध टीम ने पराली का उपयोग कर सीमेंट जो तैयार किया है उसमें पहले से ही M90 के गुण मौजूद हैं और ये सामान्य सीमेंट से भी ज्यादा सस्ता लोगों को मिलेगा। तो ये एक अच्छी खबर भी है। फिलहाल अखबारों की दुनिया से इतना ही। संध्या, बहुत बहुत शुक्रिया शहला, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक समेट करके लाने के लिए अखबारों के माध्यम से। और आइए अब देखते हैं खेल जगत से खबरें। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के पहले चरण का आज अंतिम दिन है। आइस हॉकी के फाइनल में आज आईटीबीपी का सामना आर्मी की टीम से होगा। कल खेले गए सेमीफाइनल में आर्मी की टीम ने लद्दाख को 2-1 से हरा दिया था। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में आईटीबीपी की टीम ने हिमाचल प्रदेश की टीम को 3-1 से मात दी थी। और ताज़ा जानकारी के साथ ही हमारे संवाददाता लेह से अभिषेक महाजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, ठंडी सी जगह है लेकिन खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो आज क्योंकि फाइनल है तो किस तरह का जोश, किस तरह की गर्मजोशी नजर आ रही है? बिल्कुल संध्या, खेलो इंडिया विंटर गेम्स के पहले लेग
का आज आखिरी दिन है और बड़ा मुकाबला है आईटीबीपी और आर्मी का। और पिछला लीग मुकाबला भी इन दोनों टीमों के बीच में खेला गया था और उसमें हाउसफुल था, जैम पैक था और अब जैसे अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर था। और एक फैन स्क्रीन भी बनाई गई थी, संध्या फैन पार्क बनाया गया था। इनफैक्ट जायंट स्क्रीन लगाई गई थी कि अगर जो स्टेडियम में इस मुकाबले को देखने के लिए एंटर नहीं कर पाया था वो बाहर से इस मुकाबले को देख पाए। तो इस तरह का एंथुसियाज्म होता है ये मुकाबला देखने के लिए। और आईटीबीपी और आर्मी 2024 में भी इन दोनों के बीच में मुकाबला खेला गया था, फाइनल्स खेले गए थे और 3 टीमें कंटेंशन में थी फाइनल्स के लिए, आर्मी, आईटीबीपी और लद्दाख। आर्मी और लद्दाख के बीच में सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया जिसमें आर्मी ने लद्दाख को 2-1 से मात दी और आईटीबीपी ने पिछले मुकाबले में लीग गेम में आर्मी को हराया था। तो एक तरह से बदला लेने का टाइम आ गया आर्मी के लिए। हालांकि आर्मी 2024 में जीता था, डिफेंडिंग चैंपियन है, लेकिन बड़ा मुकाबला है। आप पूरे टूर्नामेंट का देखें, आईटीबीपी और आर्मी के बीच में आज बड़ा मुकाबला है। सभी यहाँ के लोग, लेह के लोग, लद्दाख के लोग दूर दूर से यहाँ पर देखने आते हैं इस मुकाबले को और 10-15 हज़ार लोग यहाँ पर बैठ के उस मुकाबले को एक साथ देखेंगे और शेयर जरूर करेंगे। और संध्या, खासकर मेडल टैली की अगर बात की जाए, लद्दाख दूसरे नंबर पर है, महाराष्ट्र खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेडल टैली को लीड कर रहा है 2 गोल्ड के साथ और तमिलनाडु जो है वो तीसरे नंबर पर है। और तारीफ करनी होगी संध्या इन टीमों की जो साउथ से आती हैं, चाहे तमिलनाडु की बात करें, जो हैदराबाद की टीम की बात करें, तेलंगाना की टीम की बात करें, वहाँ इतनी सर्दी नहीं पड़ती है। -18-19 में वो गेम खेलना जिसके वो यूज टू नहीं है, यही खेलो इंडिया विंटर गेम्स की खासियत है। ग्रूम करना खिलाड़ियों को, ग्रास रूट लेवल पर काम करना संध्या, और जिससे हम भारत के लिए, इन सभी का सपना है कि वो भारत के लिए एक दिन खेलें। और बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो लद्दाख टीम से आते हैं, जो आर्मी की टीम से आते हैं, जो भारत के लिए खेलते भी हैं। लेकिन कमाल का आयोजन किया गया खेलो इंडिया विंटर गेम्स का। आज अंतिम दिन है और सबसे बड़ा मुकाबला, जैसे मैंने कहा, आर्मी और आईटीबीपी के बीच में खेला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो निश्चित तौर पर बदला लेने की बारी है, लेकिन क्योंकि खेल है तो खेल भावना से खेला जाएगा और तमाम टीमें जिनका सपना है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी वो भारत का प्रतिनिधित्व करे, तो इसी तरह के गेम्स जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय पटल की राह बनाते हैं। और नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की। और हमारे खास शो नया सवेरा में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं मनाली में हुए पहाड़ी लोक नृत्य की इन मनमोहक झलकियों के साथ। आप लीजिए इन झलकियों का आनंद और मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।